हर हर महादेव। चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन। 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 महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। धाराओं में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति का प्रकार है। तरंगे 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 तरंग वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पर गति करते हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो महासागरीय सतह के आर पर गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा ज्ञात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने का कारण होता है। तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती है तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है, जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती है तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है, जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुले में सर्प की भांति घुलने से पहले तरंग हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्प की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम अनियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में कम अनियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवहमान है। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से
एक ही दिशा में प्रवाहमान है। तरंगें गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। तरंगें गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। तरंगें गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों की ओर नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाली गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नई स्थिति में गति करती है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नई स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर। चित्र 14.1 तरंगों की गति एवं जलीय अणु। चित्र 14.1 तरंगों की गति एवं जलीय अणु। चित्र 14.1 तरंगों की गति एवं जलीय अणु। दाहिनी ओर परगामी तरंगे, दाहिनी ओर परगामी तरंगे, दाहिनी ओर परगामी तरंगे, दाहिनी ओर परगामी तरंगे, दाहिनी ओर परगामी तरंगे। द्रोणिका उभार शीर्ष पतन, 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 द्रोणिका उभार शीर्ष पतन। तरंगों की विशेषताएं, तरंगों की विशेषताएं, तरंगों की विशेषताएं, तरंगों की विशेषताएं। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई। एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाइयों का आधा होता है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों एवं गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग धैर्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग धैर्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग धैर्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग धैर्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग धैर्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियत काल उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव। वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी सर्ज कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव। वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी सर्ज कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव। वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी सर्ज कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव। वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती। महोर्मी
ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती। मोहर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत जटिल है, क्योंकि इसका आवृत्ति परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तथा अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल। ज्वार उत्पन्न करने वाला बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। ज्वार उत्पन्न करने वाला बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यह अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। जहाँ महाद्वीपीय मगनतट अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जहाँ महाद्वीपीय मगनतट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जहाँ महाद्वीपीय मगनतट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों में से गुजरता है तो उसे ज्वारीय धारा कहते हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नासकोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नासकोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर दो उच्च ज्वार दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं लगभग 24 घंटे का समय में। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर दो उच्च ज्वार दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भीरकों के किनारे पहुँचे जो प्राय वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भीरकों के किनारे पहुँचे जो प्राय वहाँ होते हैं तो आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तब आप पाएंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तब आप पाएंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। जहाँ ज्वार भाटा के प्रकार ज्वार की आवृत्ति दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार की आवृत्ति दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है।
भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्वार भाटा को उनकी बारंबारता एक दिन में या 24 घंटे में उनके ऊंचाई आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा अर्धदैनिक ज्वार सेमी ड्यूरनल यह सबसे समान ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में दो ऊंचे दो निम्न ज्वार आते हैं। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे समान ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में दो ऊंचे दो निम्न ज्वार आते हैं। दो लगातार ऊंचे निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे समान ज्वारीय प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन दो निम्न ज्वार आते हैं। दो लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। दैनिक ज्वार इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आते हैं। इसमें उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। दैनिक ज्वार इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आते हैं। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। दैनिक ज्वार इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। दैनिक ज्वार इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। इसमें उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसे ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। मिश्रित ज्वार ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों समूह पर उत्पन्न होते हैं। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों समूह में उत्पन्न होते हैं। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। स्प्रिंग टाइड उस ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। स्प्रिंग टाइड पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है तब ज्वारीय भार अधिकतम होता है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है तो ज्वारीय भार अधिकतम होता है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है तो ज्वारीय भार अधिकतम होगा। इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में दो बार होता है, पूर्णिमा के समय, दूसरा अमावस्या के समय। इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में दो बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ये ऐसा महीने में दो बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार निप टाइड समानतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। समानतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। समानतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। समानतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समझ से धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समझ धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समझ धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक है इसलिए क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उपभू असमान रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उपभू असमान रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम समान से अधिक ऊंचाई अधिक होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम समान से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा का क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होता है। 2 सप्ताह बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा की क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होता है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास
उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम में भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम में औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। टाइडल रेंज डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। 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 ज्वार भाटा का महत्व। 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 चूँकि पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। चूँकि पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह अत्यधिक महत्व है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर या ज्वारनदमुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं या जहाजों के पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर या ज्वारनदमुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं या जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वारनदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वारनदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। कांडला डायमंड हार्बर। कांडला एंड डायमंड हार्बर टाइडल पोर्ट है। 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 महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह के समान है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रवाहित होती है। पहला प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा दूसरा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती है। पहला प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा दूसरा द्वितीय बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा दूसरा द्वितीय बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियोलिस बल। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियोलिस बल। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं पहला सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियोलिस बल। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियोलिस बल। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता होता है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु को जल गतिमान करती है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न
उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा की दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ बाईं ओर प्रवाहित होती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर प्रवाहित होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं, धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं, धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान लेती है। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान लेती है। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त के सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान लेती है। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। समांतर धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है व यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। समांतर धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है व यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। समांतर धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है व यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी व सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। महासागरीय धाराओं को उसकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग, सतही या ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यहाँ धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। दूसरा गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में। दूसरा गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहाँ गहरी जलधाराएं बहती है क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। उस अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहाँ गहरी जलधाराएं बहती है क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ठंडी जलधाराएं। ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। महासागरीय धाराओं के तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहले ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल
ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ये दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। दूसरा, गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस बल के प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस बल के प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस पर प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस पर के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस पर प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती है। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती है। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्र की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 14.3 में दर्शाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करती है? महासागरीय धाराओं का प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती है। विषुवतीय वृत्त को क्षेत्र का उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती है। विषुवतीय क्षेत्र को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहां एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहां एक अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। मध्य व उच्च अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती है। इसी कारण यह जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षा कारक होती है। इसी कारण यह जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षा कारक होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है।
संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है में पाए जाते हैं। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है में पाए जाते हैं। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है पाई जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।